जेपीएससी लेक्चर सीरीज में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में झारखंड का इतिहास में आज हम लोग नागवंशी शासकों और नागवंशी शासन व्यवस्था पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में झारखंड का इतिहास में पिछले बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था पे बात कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे वो वीडियो का लिंक आ जाएगा आई बटन पे, आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था पे, जिससे एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो हम लोग इस वीडियो पे जो बात करने वाले हैं उसको हम लोग एक शॉर्ट पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आप लोग इसको इस वीडियो पे इंटरेस्ट आपको लगे पढ़ने में और समझने में, इसलिए हम लोग शॉर्ट पे थोड़ा देख लेते हैं कि इस वीडियो पे हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा नागपुर का नागवंशी राजवंश एक प्राचीन राजवंश था जिसने छोटा नागपुर क्षेत्र पर राज किया था। छोटा नागपुर में नागवंशियों ने 64वीं ईस्वी से आज़ादी के बाद तक राज किया था। इस राजवंश की सबसे खास बात यह रही कि मुगलों के आक्रमण से पहले तक राज्य की जनता से नागवंशियों और राजाओं ने कभी भी कोई कर या टैक्स नहीं लिया था। टैक्स की व्यवस्था ब्रिटिश राज में जाकर स्थायी बनी। इससे पहले करीब 2000 वर्षों तक एक ही राजवंश ने 10,000 वर्ग मील में फैले भूभाग पर शासन किया, मगर जनता से कभी कोई कर या टैक्स नहीं लिया था। इस राजवंश की दूसरी सबसे खास बात थी कि इसकी स्थापना एक आदिवासी राजा के उत्तराधिकारी से हुई थी। वंश के पहले राजा फनी मुकुट राय को एक बालक के रूप में आदिवासी राजा मर्दा मुंडा ने गोद लिया था। बाद में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया और सभी आदिवासी राजाओं ने इसे स्वीकार भी किया। तो ये देखिए ब्रिटिश काल का ये मैप है, इसमें ये छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसी पे नागवंशी लोग राज किया करते थे। तो नागवंशियों के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो नागवंशियों की उत्पत्ति के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो मान्यताएं हैं या धारणाएं हैं लोगों में, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग नागवंशियों के बारे में जान रहे हैं तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हम लोग को नागवंशियों के बारे में समझने में थोड़ा आसानी होगा। महर्षि देवव्यास द्वारा रचित भगवान श्री गणेश द्वारा लिखित महाभारत में नाग देवता का उल्लेख मिलता है। तो नाग देवता किन्हें कहा गया है? जिनका ऊपरी भाग मनुष्य का और निचला भाग सांप का होता था, इन्हें नाग कहा गया था। तो दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ यानी महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इन्हीं में से एक थी कंदरू। कंदरू ऋषि की बहुत सेवा करती थी। ऋषि ने एक बार खुश होकर कंदरू से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कंदरू से वर मांगा कि उन्हें 1000 तेजस्वी नागपुत्र हो। तो ऋषि ने यह वर उन्हें दे भी दिया। निश्चित समय के बाद कंदरू को 1000 नागपुत्र हुए। इसी तरह नागवंश की उत्पत्ति हो गई। नागवंशियों का छोटा नागपुर क्षेत्र में आना एक अलसुलझी पहेली है। इनका कोई भी परफेक्ट या बोलिएगा कोई है नहीं सबूत कि वो कैसे यहाँ पर आए। तो जो धारणाएं या मान्यताएं हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि एक बहुत ही रोचक कहानी लोगों में प्रचलित है, कहानी को हम देख लेते हैं। नागवंश होने का दावा करते हैं। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी वंश की उत्पत्ति पुंडरीका नागा से हुई थी। तो पुंडरीका नागा से नागवंश की उत्पत्ति हुई थी। अब नागा का यहाँ मतलब हो गया आधा मानव आधा सांप, उन लोगों को नागा कहा जाता था। एक कहानी के अनुसार राजा जन्मेजय नागों की जाति को समाप्त करना चाहते थे। राजा जन्मेजय के राज में जितने भी नाग जाति के थे या मारे गए या उनके क्षेत्र को छोड़ के चले गए। उन्हीं में से एक था पुंडरीका नागा, जिसे जादुई कला में निपुणता हासिल थी। उसने जादू से अपने आप को एक मानव में बदल लिया और एक ब्राह्मण बालक बन के एक ब्राह्मण से वाराणसी में शास्त्र की दीक्षा लेने लगता है। ब्राह्मण पुंडरीका की तेज और बुद्धि देखकर बहुत खुश होता है और अपनी कन्या का शादी उससे करा देता है। उस कन्या का नाम पार्वती रहता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पुंडरीका को एक ही चीज़ का डर सताता था कि उसने अपने आप को पूरी तरह से सांप से मानव में नहीं बदल पाया था और उसकी जीभ अभी भी सांप के जैसी थी। इसलिए इस वजह से वो कभी भी अपनी पत्नी से सीधा मुंह बात नहीं करता था। लेकिन ये राज को वो अपनी पत्नी से ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाता है। उसकी पत्नी को जब पता चलता है तो उसकी पत्नी इस राज को जानने के लिए हमेशा उसे पूछती रहती थी। पुंडरीक हमेशा इस बात को अपनी पत्नी को बचाने से बचता रहता है। इसी बीच
वह अपनी पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा पे चल जाता है। जब वो यात्रा से वो लोग वापस आते रहते हैं तो लोग एक तालाब के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बातों बात में उनकी पत्नी ने फिर उनसे पूछ देता है कि इस मतलब जीप के बारे में हमें बताओ। ये वही तालाब है, अभी भी झारखंड में ये है ही। इस तालाब का नाम था अंधेरिया तालाब, जो सुतियाम्बे में है। सुतियाम्बे झारखंड में कहाँ है इसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जीपीएस लिंक। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो जीपीएस लिंक पे आप क्लिक करके आप इस क्षेत्र को ट्रैक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। बार बार पत्नी के पूछे जाने पर पुंडरीक ने आखिरकार उसे सच बता दिया। सच बताने के बाद पुंडरीक अपने आप में इतना लज्जित महसूस करने लगता है कि उसने पासी के एक तालाब पे छलांग लगा दी और वापस नहीं आता है। पुंडरीक की पत्नी उस वक्त गर्भवती रहती है, उसने एक बच्चे को जन्म देती है और वो इतना शोकाकुल रहती है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर वो भी पानी में छलांग लगा देती है। उसी वक्त एक ब्राह्मण उस रास्ते से सूर्य देव की एक प्रतिमा लेके जाता रहता है। वो प्रतिमा को लेकर वो जाता रहता है। फिर वो एक वही तालाब पे पानी पीने के लिए रुक जाता है। तो वो वहाँ पर देखता है कि एक सांप के साथ एक बच्चा खेल रहा है। वो देख के घबरा जाता है। फिर उसने पाया कि वो सांप उससे कुछ बोल रहा है। उस सांप ने उसे बताया कि वो पुंडरीक है और जो भी वहाँ हुआ रहता है वो कहानी सब ब्राह्मण को बता देता है। पुंडरीका ने ब्राह्मण को बताया कि यह बालक छोटा नागपुर का राजा बनेगा। पुंडरीक ने उस ब्राह्मण से आग्रह किया कि ये इस बच्चे का ध्यान रखे और फिर वो पानी में चला जाता है। उस ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम फानी मुकुट राय रख दिया, जो यही मतलब इन्होंने ही नागवंश की स्थापना की थी और ये नागवंश के पहले राजा होते हैं। उस बच्चे को लेकर मंदा मुंडा के पास वो ब्राह्मण चला जाता है और मुर्दा मुंडा उस वक्त छोटा नागपुर के राजा रहते हैं और मुर्दा मुंडा उस बच्चे को गोद भी ले लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नागवंशी शासकों पे। यहाँ सब एग्ज़ाम भी उसे इम्पोर्टेंट हो गया है, जहाँ पर एग्ज़ाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते चल जाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो फानी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशों की स्थापना की। तो किसने नागवंशों की स्थापना की छोटा नागपुर में? तो ये हो गया फानी मुकुट राय। इससे क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वही एक योग शासक से नागवंशी साम्राज्य की स्थापना विक्रम संवत यानी 64 एडी में हुई थी। तो एग्ज़ाम में आपको जवाब देना है 64 एडी में नागवंश की स्थापना हुई थी। नागवंश की राजधानी कहाँ थी? तो सुतियाम्बे में नागवंश की राजधानी थी। इससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप सुतियाम्बे को देखना चाहते हैं झारखंड में कहाँ पर है, तो इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नागवंश राज्य की स्थापना फानी मुकुट राय ने की थी और इन्हें आदि पुरुष कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है नागवंशी शासकों को किसे आदि पुरुष कहा गया है? तो फानी मुकुट राय को। तो इससे भी एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया और एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहाँ कराया था। ये देखिए अभी भी नागवंशों का कुछ जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का अवशेष अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है सुतियाम्बे का, तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो सुतियाम्बे रांची से करीब 24 किलोमीटर दूर एक जगह है, पिठोरिया थाना क्षेत्र पे आता है ये। तो वहाँ पर आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके वहाँ से जा सकते हैं। फानी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी स्थान दिया था, रहने के लिए आश्रय दिया था और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। तो उन्होंने किस गैर आदिवासी को अपना दीवान बनाया था? तो भवराय श्रीवास्तव। इससे भी क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मनु मुकुट राय उसके बाद आ गए राज करने। उसके बाद घट राय, उसके बाद मदन राय। डेट्स अगर आपको याद रखना है देखते चले जाइए। उसके बाद हैं प्रताप राय। एग्जाम में इनसे भी पूछता है कि प्रताप राय ने अपने राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया था। तो यह भी पूछता है एग्जाम में कि किस राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया मतलब स्थानांतरित किया था? तो वो प्रताप राय, जिन्होंने राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया ले गए थे। उसके बाद गेंदू राय आ जाते हैं, हरि राय आ जाते हैं, गजराज राय आ जाते हैं, सुंदर राय, मुकुंद राय। डेट आप लोग देखते चल जाइए। उसके बाद उदय राय, फिर चंदन राय, फिर जगत राय, फिर भगत राय, फिर मोहन राय, उसके बाद गजखट राय।
गजघट राय ने हापा मुनि में 908 एडी में देवी महामाया को समर्पित एक मंदिर बनवाया था। जो महामाया एक दुर्गा ही जी का रूप होती हैं, उनका एक मंदिर इन्होंने कहाँ बनवाया था? हापा मुनि में। जो हापा मुनि कहाँ पर है? गुमला में एक जगह है हापा मुनि, वहाँ पर बनवाया था। जब ये मंदिर बन के तैयार हो गया तो राजा ने इस मंदिर की सेवा करने के लिए अपने गुरु हरिनाथ को दे दिया, जो एक राष्ट्रकूटा मराठा ब्राह्मण थे। तो कौन से गुरु को अपना दे दिया था इनकी सेवा करने के लिए? हरिनाथ। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये भी पूछ देता है कि हापा मुनि में महामाया का मंदिर किस नागवंशी शासक ने बनवाया था? तो गजघट राय। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। अगर आप लोग हापा मुनि मंदिर जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। रांची से ये करीब 83 किलोमीटर दूर है। इसको आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो मैप में GPS लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ट्रैक करके उसको जा सकते हैं इस जगह पे। ये ओरिजिनल मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं जहाँ पर वो मंदिर ओरिजिनली बना था। अभी तो उसको फिर से बनाया गया है दूसरा जगह पे। उसके बाद चंदा राय आते हैं, उसके बाद अधून राय, उसके बाद श्रीपति राय, उसके बाद जोगेंद्र राय, नृपेंद्र राय, गंधर्व राय। ये डेट्स मैं आपको इसलिए नहीं बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये डेट्स पे थोड़े मतभेद हैं, इसलिए एग्ज़ाम पे इससे पूछेगा नहीं डायरेक्टली। लेकिन आप लोग ये डेट्स को देते चल जाइए, क्या भरोसा कभी एग्ज़ाम में आ भी जाए। उसके बाद आते हैं भीमकर्ण, जो 1098 से 1132 तक ये राज करते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एग्ज़ाम के प्रोफेसर से ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी राजा था जिसने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की थी। पहले उनका नाम भीमराही था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल के भीमकर्ण कर लिया। भीमकर्ण क्यों किया उसको हम लोग आगे समझते हैं। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा, जो लक्ष्मीकर्ण के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने नागवंशी पे आक्रमण कर दिया, नागवंशियों पे। और जो लड़ाई होता है उस लड़ाई का नाम क्या बोला गया था? उस लड़ाई को बरवा की लड़ाई। कर्ण की उपाधि इसी जीत का प्रतीक है। उस लड़ाई में भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजाओं को हरवा दिया था बरवा की लड़ाई में, और इसी जीत का प्रतीक होता है इनका जो कर्ण की उपाधि है ना, वही। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए। किस लड़ाई में भीमकर्ण ने रक्सेल के राजाओं को हरवाया था? तो बरवा की लड़ाई। और ये भी पूछ देता है कि किस लड़ाई के बाद उन्होंने अपना कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो बरवा की लड़ाई। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा और उसमें उसे एक वासुदेव जी की एक मूर्ति प्राप्त होती है। तो किस देवता की मूर्ति प्राप्त होती है? तो वासुदेव जी की। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भीम सागर, इस भी पूछता है कि किस नागवंशी शासक ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीमकर्ण। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चोटिया से खोखरा को स्थानांतरित किया था, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस टॉपिक से करीब करीब 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग खोखरा देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर है खोखरा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ भी जाना चाहते हैं तो ट्रैक करके जा सकते हैं। यहाँ पर 2008 में जब खुदाई हो रहा था तो वहाँ पर एक मंदिर का अवशेष और कुछ सिक्के मिले थे यहाँ पर। उसके बाद शासन करने आते हैं जसकर्ण, जयकर्ण, गोकर्ण और एक शिवदास कर्ण आते हैं उसके बाद। तो शिवदास कर्ण जी कब तक राज करते हैं? ये डेट देख लीजिए आप लोग। शिवदास कर्ण नागवंशी राज के एक प्रमुख शासक था। 1391 और 1401 ईस्वी के बीच में शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर, जहाँ पर इसके पूर्वज गजघट राय ने एक मंदिर बनवाया था, उसी में सियानाथ सहदेव के हाथों में उन्होंने एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। सियानाथ सहदेव एक मराठा ब्राह्मण थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस नागवंशी शासक ने भगवान विष्णु की प्रतिमा हापा मुनि में स्थापित करवाई थी? तो शिवदास कर्ण ने।
तो इसको भी एक देख लीजिएगा, अपना दिमाग में रख लीजिएगा। विष्णु जी की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी हापा मुनि में? तो शिवदास कर्ण। इससे क्वेश्चन बनता है। किस ब्राह्मण द्वारा करवाई थी? तो सियानाथ सहादेव के द्वारा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। यही वो मूर्ति है विष्णु जी का जिसमें को इसने स्थापित करवाया था यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के जाने के क्रम में उन्होंने महामाया मंदिर और विष्णु जी का यहाँ पर दर्शन किया था। तो ये भी पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु किस नागवंशी शासक के राज में यहाँ पर आए थे? तो वो ध्यान रख लीजिएगा, शिवदास कर्ण के शासनकाल पे वो यहाँ पर आए थे। तो उसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। उसके बाद आते हैं प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक थे। इनके समय में नागवंशी राज्य घाटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। रांची के हरमू और स्वर्णरेखा नदी के संगम तट पर 21 शिवलिंगों का जो मंदिर है, जो पत्थर को घेर के बनाया गया है, वो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि वो प्रतापकर्ण के भी द्वारा बनाया गया था। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि 21 शिवलिंगों का मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया था, किस नागवंशी राजा के द्वारा? तो वो थे प्रतापकर्ण। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिएगा। अगर ये मंदिर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक में आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये रांची रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर पे है, हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम तट पे। तो आप लोग यहाँ पर जाके इस मंदिर को देख सकते हैं। छतकर्ण, उसके बाद राज करने कौन आते हैं? छतकर्ण। तो छतकर्ण भी लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा थे, जिसने 1463 ईस्वी में कोरम्बे लोहरदगा में एक मंदिर बनवाया था जो श्री कृष्ण को समर्पित था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नागवंशी शासक ने कोरम्बे में श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर बनवाया था? तो छतकर्ण। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इस मंदिर को चैतन्य महाप्रभु मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक श्री कृष्ण की काले रंग की बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के आए थे उस टाइम इसको उन्होंने देखा था, और इसी मंदिर के कारण वो उनको यहाँ पर आने की प्रेरणा भी मिली थी जब वो मथुरा जा रहे थे उस वक्त। अगर आप चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। रांची से करीब 76 किलोमीटर दूर पे है। आप लिंक को फॉलो करके आप लोग वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं विराट कर्ण, उसके बाद पंकेतु कर्ण, उसके बाद मधुकर शाह। ये एग्जाम में के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। मधुकर शाह मधु सिंह के नाम से भी जाना जाते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अकबर के राज तक छोटा नागपुर मुगलों के अधीन नहीं आया था और नागवंशी राजा स्वतंत्र राजा के तौर पे राज कर रहे थे। अकबर को जानकारी मिलती है कि एक विद्रोही अफगान सरदार जुनैद करानी छोटा नागपुर में छिपा हुआ है, और राजा को छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलने वाले हीरो को भी जानकारी मिल जाती है, और वो इस छोटा नागपुर पे ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और उस पर 1585 में अकबर ने शहबाज खान तुर्बानी को खुखरा पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, जिसमें नागवंशी हार जाते हैं। अब खुखरा अकबर के सेनाओं के अधीन हो जाता है और 6000 की राशि वार्षिक कर के रूप में तय कर दी जाती है कि नागवंशी शासकों को 6000 रुपया वार्षिक कर मुगलों को देना पड़ेगा। अकबरनामा में बताया गया है कि खुखरा के राजा मधु सिंह थे। यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर क्यों छोटा नागपुर पे उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये पहला तो हो गया कि उन्हें एक मिला था खबर कि एक विद्रोही अफगान सरदार जुनैद करानी इस एरिया में छिपा हुआ है, और दूसरा है कि यहाँ पर उन्हें छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलने वाली हीरो के बारे में भी पता चल गया, जिनसे वो ज़्यादा आकर्षित हो गए इस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अकबर ने नागवंशियों पे कितने रुपए का कर वार्षिक
रखा था, तो वो 6,000 रुपये। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। अब बात कर लेते हैं अकबर जिन हीरो के प्रति आकर्षित हुए थे कि झारखंड में किस क्षेत्र में पाए जाते थे छोटा नागपुर पे उस वक्त। तो ये क्षेत्र था, एक यहाँ हो गया जो चुटिया के बगल में था, और इस जगह पे हीरे पाए जाते थे। अब नेक्स्ट दूसरा, दुर्जन साल 1599 से 1640 तक राज करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्जन साल अपना नाम बदल के दुर्जन शाह कर लेते हैं, वो भी क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान नागवंशी राजा दुर्जन साल छोटा नागपुर में सत्ता में आए थे। उन्होंने जो पहले उनको पूर्वज को 6,000 रुपये वार्षिक कर के हिसाब से अकबर ने फिक्स कर दिया था कि आपको सालाना कर देना है, उन्होंने इस कर को देने से मना कर दिया। जहांगीर ने इब्राहिम खान, उस टाइम बंगाल का गवर्नर था वो जहांगीर खान, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, इब्राहिम खान को खुखरा में आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस आक्रमण का विवरण जहांगीर की जीवनी तुगलक के जहांगीरी में भी दिया गया है। एक कारण यह भी था कि आक्रमण के पीछे कि जहांगीर को शंख नदी के किनारे पाए जाने वाले हीरो की खबर उसे मिल गई थी, और इसकी नज़र, जहांगीर की नज़र इस हीरो पे पड़ गई थी, जो मैंने पिछला मैप पे आपको दिखाया था कि झारखंड में कहाँ, छोटा नागपुर पे कहाँ कहाँ आपको हीरे मिलते हैं। इन्हीं हीरे के कारण छोटा नागपुर को हीरा नागपुर कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो छोटा नागपुर को हीरा नागपुर कहा जाता है वो किसके कारण कहा जाता है, तो शंख नदी के किनारे पाए जाने वाले हीरो के कारण इसे हीरा नागपुर कहा जाता है। तो हीरा नागपुर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जहांगीर ने किसे छोटा नागपुर पे आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो इब्राहिम खान जो बंगाल का गवर्नर था उसे आदेश दिया था। और राजा दुर्जन साल इन हीरो को परखने में माहिर भी थे, इसलिए छोटा नागपुर के राजा को वश में करने के लिए और उन कीमती हीरो को प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने छोटा नागपुर पे आक्रमण करने का इरादा किया। राजा का आदेश पाकर इब्राहिम खान खुखरा की तरफ 1615 में चल देता है और दुर्जन शाह और उनके परिवार को बंदी बना लेता है। इसके बाद खुखरा फिर मुगलों के अधीन हो जाता है और पाए जाने वाले हीरे राजा के दरबार में भेजे जाने लगे। दुर्जन शाह को बंदी के तौर पर पटना ले जाया गया, बाद में उसे राजा के दरबार में ले जाया गया और फिर उसे ग्वालियर के किले में ले जाके बंद कर दिया गया। तो कहाँ बंद कर दिया गया? ग्वालियर के किले में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि आक्रमण करने के लिए कब इब्राहिम खान छोटा नागपुर की तरफ चला था, तो 1615 में। यह है ग्वालियर का किला जहाँ पर दुर्जन शाह को कैद करके रखा गया था। करीब 12 वर्षों तक दुर्जन शाह को बंदी बनाकर बिताना पड़ा। अतः जिन हीरो के कारण उन्हें बंदी बनाया गया था वही हीरे उनके रिहाई के भी कारण बने। एक बार की बात है, 2 बड़े हीरे जहांगीर के दरबार में लाए जाते हैं। तब राजा दरबार में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी परख कर सकता था। तब दुर्जन साल को लाया गया उन हीरो को परखने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दुर्जन साल को जहांगीर के पास कितने वर्षों तक कारावास में रहना पड़ा, तो ये 12 साल। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब जहांगीर के दरबार में जब वो दुर्जन साल को ले जाया गया और उन्हें वो दोनों हीरे दिखाए गए, बड़े दोनों हीरे, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के बता दिया कि इसमें से असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने दो भेड़ों को मंगवाया और उनके सींग में दोनों हीरो को बांध दिया और भेड़ों को लड़वा दिया, दोनों भेड़ों को। नतीजा क्या होता है कि असली हीरा रह जाता है, जो नकली हीरा रहता है वो चकनाचूर हो जाता है। जहांगीर दुर्जन साल से बहुत खुश होता है और राजा को छोड़ देता है और उनकी सारी सत्ता भी लौटा देता है। दुर्जन साल जहांगीर से एक और अनुरोध करते हैं कि
उनके साथ जो राजा बंदी बन के उनके साथ 12 वर्ष में जब तक वो बंदी थे तो उनके साथ जितने भी राजा कैद थे उनको भी रिहा करने का मांग कर देता है और जहांगीर इसे मान भी जाता है। जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान की थी। इस यहाँ से वो अपना नाम दुर्जन साल से दुर्जन शाह करते हैं। 1627 में छोटा नागपुर में आने के बाद दुर्जन साल ने अपना नाम बदलकर दुर्जन साल से दुर्जन शाह रख लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि शाह की उपाधि उसने नागवंशी के राजा दुर्जन साल को किसने दी थी, तो जहांगीर ने। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी देखिएगा। संभवतः उस समय से शाह को नागवंशी राजाओं ने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। राजा दुर्जन सालों से अपनी राजधानी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों। राजा दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी खोखरा से दोयसा गुमला ले गए, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, और वहाँ पर आक्रमण करना मुश्किल था, इसलिए वहाँ पर वो अपनी राजधानी ले गए थे। वहाँ पर राजा ने एक 5 मंजिला महल बनवाया जो नवरत्नगढ़ से जाना गया। जब पहली बार था कि न किसी नागवंशी राजा के लिए महल बना था। इस महल को बनाने में 10 वर्षों का समय लग गया था। यही वो 5 मंजिला इमारत है और ये एक मंदिर का अवशेष भी वहीं पर अभी भी है ये जगह। अगर ये जगह आप जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, इसको भी आप देख के वहाँ जा सकते हैं। यह नवरत्नगढ़ किला रांची से करीब 72 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहें तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, उसको देख के आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि दुर्जन शाह जहांगीर के कैद से छूटकर छोटा नागपुर कब वापस लौटे, तो 1627 में। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नवरत्नगढ़ को बनने में कितने वर्षों का समय लगा था, 10 वर्षों का। उसके बाद शासन करने आते हैं रामशाह। 1643 में राजा रामशाह ने नवरंगगढ़ में भगवान शिव को समर्पित एक बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से मंदिर बनवाया। मंदिर को कपिलनाथ महादेव मंदिर या कपिलनाथ धाम भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कपिलनाथ महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो रामशाह ने बनवाया था। अगर इस जगह पे आप जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। ये भी रांची से करीब 72 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो GPS लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। रामशाह के बाद राज करने आते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह एक कवि थे जिन्होंने नागपुरी में बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्हें नागपुरी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किस नागवंशी शासक ने नागपुरी में बहुत सारी कविताएं लिखी थी, तो रघुनाथ शाह। तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और किस नागवंशी शासक को नागपुरी साहित्य का पहला कवि माना जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, रघुनाथ शाह को माना जाता है। यह वही वक्त था जब पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने नवरत्नगढ़ पर आक्रमण किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि किस चेरो के किस राजा ने नवरत्नगढ़ पे आक्रमण किया था, तो राजा मेदिनी राय। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रघुनाथ शाह के काल के समय इस क्षेत्र में बहुत सारे हिंदू मंदिर भी बनवाए गए थे। चुटिया में राम मंदिर 1685 या 1687 में अधिपति शमशाह द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह यहाँ पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा द्वारा भी दौरा किया गया था। यही वो मंदिर है चुटिया में। राम मंदिर अभी भी आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। रांची के बगल में एक छोटा सा जगह है बोड़िया, वहाँ पर भी मदन मोहन मंदिर की नींव 1665 ईस्वी में रखी गई थी और इसका निर्माण 1682 ईस्वी में पूरा हुआ था। रांची में जगन्नाथ मंदिर, बारकगढ़ जगन्नाथपुर
रियासत के ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा बनवाया गया था। तो इसके भी ध्यान में रखिएगा कि रांची का जगन्नाथपुरी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पुराना जो मंदिर था वो 25 सितंबर 1691 में बन के पूरा हुआ था। मंदिर 6 अगस्त 1990 में पूरी तरह से ढह गया था और 8 फरवरी 1992 में इसका पुनर्निर्माण फिर से शुरू किया गया। अब इसे पूरी तरह से बहाल कर दिया गया और ये मंदिर बनकर तैयार है अभी। उसके बाद शासन करने आते हैं यदुनाथ शाह। राजा यदुनाथ शाह ने कपिलनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद राज करने आते हैं शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदरनाथ शाह, बलरामनाथ शाह, मणिनाथ शाह, ध्रुपनाथ शाह, देवनाथ शाह, गोविंदनाथ शाहदेव। जगन्नाथ शाहदेव 1817 से 1872 तक राज करते हैं। झारखंड के इतिहासकार मंगोबिंडा बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए हिस्टोरियल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर 1989 में प्रकाशित किया था कि जिसमें लिखा था कि महाराज जगन्नाथ शाहदेव ओरिजिनल ब्लड लाइन से अंतिम नागवंशी थे। मतलब इनका कोई अपना बेटा नहीं था और ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में ये अंतिम शासक थे। महाराज का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके भाई के बेटे प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने ब्रिटिश भारतीय अदालतों में विभिन्न दावेदारियों के बीच में बहुत मुकदमेबाजी करने के बाद राजा बन गए थे। तो कौन राजा बने थे इसके बाद? जगन्नाथ शाहदेव के बाद प्रताप उदयनाथ शाहदेव, जो उनके भाई के बेटे थे। उदय प्रताप नाथ शाहदेव 1872 से 1950 तक राज करते हैं। महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव के शासनकाल के दौरान राजधानी को अतः पालकोट से रातू स्थानांतरित कर दिया गया था। तो रातूगढ़ में ये लोग कब आए हैं? उदय प्रतापनाथ शाहदेव के शासनकाल के दौरान। इसको भी एक ध्यान में रख लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। महाराज रातू पैलेस का शाही निवास 1930 में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें 130 कमरा है और इसे बकिंगम पैलेस के बाद बनाया गया था। इसे लाल चिंतामणि शरण शाहदेव 1950 से 2014 तक ये राज करते हैं। लाल चिंतामणि शरण शाहदेव को 1950 में उनके परदादा उदय प्रताप नाथ शाहदेव ने छोटा नागपुर रियासत के महाराज के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। 1957 में रांची विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में लड़ते हुए वो बिहार के विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। बाद में वह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बिहार के विधान परिषद के लिए चुने गए। कांग्रेस के टिकट पर हटिया विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए। उनके इकलौते बेटे गोपाल शरण शाहदेव का निधन 2010 में हो जाता है। 9 जुलाई 2014 में रातू महाराज की मृत्यु के साथ छोटा नागपुर का नागवंशी का राजवंश, जिसने लगभग हजारों वर्ष से अधिक का इतिहास था, वो समाप्त हो जाता है। तो इसके अंतिम शासक कौन होते हैं नागवंशियों के? लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। और उनके बेटे की जो 2010 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नाम क्या था? गोपाल शरण नाथ शाहदेव। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसमें इनके शासनकाल के पूर्व की भांति ही भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। इसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने चेंजेस नहीं किया। लंबे समय के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया और इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा।
यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि मधुकर का शाह के समय कैसे 6,000 रुपये का कर लगा दिया जाता है नागवंशी राजाओं पे। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कर लेने का, जिसे मालगुजारी के नाम से जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से वसूली नहीं की जाती थी, परिणाम स्वरूप राजकीय कर का भार नागवंशी शासकों पर आने लगा। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता पर कर मालगुजारी वसूलना प्रारंभ कर दिया। इसे वसूलने के लिए जिम्मेदारी पहाड़ा के प्रमुख मानकी को दे दिया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइंहर से जाना जाने लगा। तो कर कौन वसूलता था? पहाड़ा के प्रमुख मानकी। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाद में नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रख लिया। इनके द्वारा मुगल बादशाहों के द्वारा मांगे जाने वाले कर की मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में कर के नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू कर दी गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। अब क्या होता है, नागवंशी राजा जो थे वो सिर्फ जमींदार बन के रह जाते हैं। यह एक भयंकर परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशी राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गए। राजा महाराजा अंग्रेजों के कर वसूलने वाले माध्यम मात्र बन के रह गए। संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर में भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं का राजवंश यहाँ से राज व्यवस्था उनका समाप्त हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया इस पूरे टॉपिक से सिर्फ पीटी में एक ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ देगा उसके बारे में तो हम लोग को कंफर्म पता नहीं होता, इसलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से। अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पे। इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।